नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी सोचने विचारने लायक बात है, फिक्र की बात है, तकलीफदेह है, बेइंसाफ़ी की बात है। ध्यान से सुनिएगा और छोड़ मत दीजिएगा कि हमसे संबंधित नहीं है, हमसे भी इसका रिश्ता है। लेकिन फ़िलहाल मैं शुरुआत कर रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का एक बहुत लंबा अध्ययन है पिछले 30 सालों का। उसकी एक रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया के अलग अलग देशों में और किसी एक देश के भीतर भी अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग, अलग अलग नस्लों के लोग, रंगों के लोग अलग अलग, उनके बीच में, उनकी महिलाओं के बीच में इलाज की सहूलियत जो है उसमें ज़मीन और आसमान जितना फासला है, ज़मीन और आसमान जितना फासला है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसकी ये रिपोर्ट कहती है कि यूरोप और अमेरिका, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, वो नॉर्थ अमेरिका कहलाता है, क्योंकि साउथ अमेरिका नाम से अलग कुछ एक देश है, जिसको हम न्यूयॉर्क वाला और शिकागो वाला और हॉलीवुड वाला, लॉस एंजलिस वाला, सैन फ्रांसिस्को वाला, सिलिकॉन वैली वाला अमेरिका कहते हैं, वो नॉर्थ अमेरिका है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में किसी महिला को गर्भधारण करने और बच्चे को जन्म देने में जान जाने का जितना खतरा रहता है, ये विकसित इलाका है, ये यूरोप और अमेरिका। यहाँ की महिलाओं को गर्भधारण, गर्भावस्था और बच्चे को जन्म देना, इसमें मरने का जितना खतरा रहता है, अफ्रीका में महिलाओं को ये खतरा उससे 130 गुना रहता है। 130 गुना। ये सबसे संपन्न और विकसित देश है। इलाज यहाँ बहुत अच्छा है, लोगों की पहुँच है इलाज तक, उनके पास पैसा भी होगा निजी इलाज का। लेकिन 130 गुना एक महिला की अगर गर्भधारण करने में, गर्भावस्था में जन्म देने में अगर एक महिला इन देशों में अगर गुजरती है, नहीं गुजरना चाहिए किसी को, मैं ये नहीं मना रहा हूं कि यहाँ भी ज़्यादा मरना चाहिए, एक अगर यहाँ गुजरती है तो उतनी ही आबादी पर अफ्रीका के देशों में 130 महिलाएं गुजर चुकी रहती हैं। दुनिया के देशों के बीच इतना फासला है। अब मैं थोड़ा एक देश के भीतर ही आ जाता हूं, खुद अमेरिका के भीतर। वहां अफ्रीकी मूल के, अफ्रीकी नस्ल के बहुत लोग हैं अमेरिका में। अमेरिका में एक गोरी महिला का बच्चे को जन्म देते हुए उसके मरने का जो खतरा रहता है, उससे कई गुना ज़्यादा खतरा अमेरिका में अफ्रीकी मूल की किसी महिला को रहता है। बहुत भयानक आंकड़े हैं ये, बहुत भयानक आंकड़े हैं। हालत ये है, अब मैं इसको थोड़ा सा हमारे लिए फिक्र का क्यों है इसके ऊपर भी आता हूँ। इन देशों में जहाँ पर सहूलियत बहुत सारी है, लोकतंत्र है, कहने के लिए यूरोप के देश और अमेरिका ये बड़े लोकतांत्रिक हैं, नागरिक अधिकार बराबर हैं, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ बड़े कड़े कानून हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति में इतना फर्क है, सहूलियतों तक पहुंच इतनी कम है कि महिलाएं जो हैं अफ्रीकी नस्ल की बड़ी संख्या में मरती हैं गोरी महिलाओं के मुकाबले। मैं इसलिए कह रहा हूं इसको, हमारे लिए फिक्र की बात, हिंदुस्तान जैसे देश के लिए, कि जब हिंदुस्तान में हम दलित और आदिवासी महिलाओं की बात करते हैं, उनकी मौत के आंकड़े भी इसी तरह ज़्यादा हैं। मेरे पास है नहीं अभी,
ग्रामीण और शहरी के बीच में फ़र्क करें तो ग्रामीण महिला जो है उसकी मौत के आंकड़े शहरी के मुकाबले ज़्यादा हैं। संपन्न और विपन्न तबके की बात करें तो विपन्न तबके की मौत के आंकड़े ज़्यादा हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। तो फ़र्क क्या है? वहाँ पे गोरे और काले का फ़र्क है। हिंदुस्तान में क्या फ़र्क है? संपन्न और विपन्न का फ़र्क है, शहरी और ग्रामीण का फ़र्क है, सवर्ण और दलित आदिवासी का फ़र्क है। इसके आंकड़े मेरे पास अभी तुरंत तैयार नहीं है, आप सोच के देखिएगा, पता लगाइएगा कि ऐसा होता है क्या। ये जुल्म और ज़्यादती और गैर बराबरी इस हद तक है कि हिंदुस्तान में अगर आप देखें कि बलात्कार की शिकार लड़कियां और महिलाएं कौन हैं, तो वो समाज के सबसे निचले तबके से आने वाली लड़कियां और महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार सबसे अधिक होते हैं। जो सामाजिक अन्याय है उसका जातियों से सीधा सीधा लेना देना है। तो ये एक भयानक स्थिति है कि महिलाओं को उनके देश की वजह से, उनके नस्ल की वजह से इलाज ठीक से न मिल पाए। बहुत भयानक नौबत है ये, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है और इन देशों का लंबा 30 साल का अध्ययन करके उसने ये रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में 2020 का एक आंकड़ा है, उससे हमको तस्वीर थोड़ी सी साफ होती है। 2020 में अफ्रीका के 9 देशों में जहां पर की हालत ज़्यादा खराब है, ऐसे 9 देशों में प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर 551 महिलाओं की मौत हुई थी। मातृ मृत्यु दर 1 लाख जन्म पर 551 की मौत हुई थी। पूरी दुनिया का जो औसत है, पूरी दुनिया का, वो 223 का है। यानी ये 2 गुने से और काफ़ी ज़्यादा है, शायद 2.25 गुने के करीब है ये। इस फर्क को समझिए। एक महिला बच्चे को जन्म दे रही है, अफ्रीका में उसके जिंदा रहने की गुंजाइश कम रहती है बाकी दुनिया के मुकाबले, बाकी दुनिया के औसत के मुकाबले, और जो पश्चिमी देश हैं उनको मुकाबले तो बहुत ही कम रहती है। मैं बहुत ज़्यादा आंकड़ों पे जाना नहीं चाहता, आंकड़े बड़ी बोरियत भी पैदा करते हैं। मैं इस बात पे जाना चाहता हूँ कि एक महिला इलाज का बच्चे को जन्म दे रही है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो कन्या शिशु ही हो, मर्द भी वहीं से जन्म लेते हैं। ऐसे जन्म देते हुए भी अगर उसकी हिफाजत नहीं हो पा रही है, उसको इलाज और सहूलियत नहीं मिल पा रही है, तो ये किस हिसाब से खतरनाक है उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में एक नारा दीवारों पे कई जगह लिखा हुआ दिखता है, नारी पढ़ेगी तो विकास गढ़ेगी। कई जगह आपने भी पढ़ा होगा ऐसा नारा। इसके अलग अलग भाषाओं में, बोलियों में और भी कुछ रूप होंगे। एक महिला जो रहती है, जब वो जागरूक होती है, उसके अधिकार बढ़ते हैं, उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ती है, तो पूरे परिवार के लोगों का बेहतर ख्याल रख पाती है। वो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, उसके बच्चे आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। एक महिला का स्वास्थ्य इसलिए भी ज़रूरी है। अब इसको हम दूसरे तरह से देखें कि एक महिला बच्चे को जन्म देते हुए अगर गुजर जाती है, तो उसके 2 बच्चे, 3 बच्चे, पहला बच्चा, जितने भी बच्चे हैं, इनकी रख रखाव, इनकी देख रेख उतनी अच्छी नहीं हो पाती जैसी कि उस माँ के रहते हुए होनी चाहिए थी। तो एक महिला को अगर गर्भधारण के दौरान और बच्चे को जन्म देने के दौरान अगर अच्छी सहूलियत नहीं मिलती है, तो हम अगली पीढ़ी के 2-3 बच्चों को भी उसका नुकसान झेलते हुए देखते हैं। इस बात को समझ के देखिएगा। एक महिला कुपोषण की शिकार होकर घर में सबसे आखिरी में खाकर, कम खाकर, किसी तरह जिंदा रहकर भी परिवार को आगे बढ़ाती है, जिंदा रखती है। लेकिन अगर बच्चे को जन्म देते हुए गुजर ही जाती है,
तो क्या कर लेगी अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए? उस परिवार की आय जो है, अगर कमाऊ व्यक्ति उस परिवार में और हैं, उनको भी घर बार को देखना पड़ेगा, उतने आसानी से बाहर कमा नहीं सकेंगे वो। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ चौपट होती है। और हम देखेंगे कि महिला जो है इलाज पाने के मामले में आखिर रहती है परिवार में, सबसे आखिर में उसका इलाज होता है महिला का। मान लिया जाता है इसको कोई ज़रूरत नहीं है, महिला खुद भी मान लेती है कि मुझको ज़रूरत नहीं है। कैंसर की जांच करवाने नहीं जाती है महिलाएं, उनको लगता है कि अरे कैंसर निकल जाएगा तो क्या होगा, फिर इलाज ये वो, नहीं जाती हैं। परिवार के ऊपर बोझ क्यों बने? मैं यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट को लेकर मैं महिलाओं के बारे में ये मुद्दा उठाना चाहता हूँ। आपके आसपास, आपके अपने परिवार में, आपके घर में अगर कोई काम करती है महिला, उसके परिवार में, पड़ोस में, जान पहचान में, जहाँ कहीं आपको महिलाएं दिखती हैं, थोड़ी सी बातचीत करके देखिए कि क्या उनके साथ कोई भेदभाव होता है। मैं तो कह रहा हूँ होता है, मैं तो देखता हूँ होता है, आप भी देखिएगा। मेरी बात को मानकर मत देखिए, मेरे सवाल पर मेरी बात का खंडन करने के लिए मेहनत कीजिए और लिखिए कि कोई भेदभाव नहीं होता है, हमने देख लिया है। नहीं होता है तो बड़ी खुशी की बात है। आप सोच के देखिएगा कि हिंदुस्तान में महिलाओं का इलाज क्या आदमियों जितना ही होता है। मैं एक छोटी सी बात बतलाता हूँ। नसबंदी का ऑपरेशन, एक मर्द के लिए नसबंदी का ऑपरेशन कराना सबसे आसान है, सबसे आसान। 2 मिनट में हो जाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता मर्द का, वो पूरी मर्दानगी उसकी कायम रहती है जो भी आशंका हो। महिला की नसबंदी जो है बड़ी जटिल रहती है। आपने देखा होगा कई जगह थोक में महिलाएं मर जाती हैं, बड़ी तकलीफदेह रहती है। जमीन पे ऐसा लिटा देते हैं ऑपरेशन कर करके, कोई ठीक ठाक इलाज हमारे यहाँ नहीं होता। महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन खतरनाक रहता है, लेकिन मर्द अपना ऑपरेशन कराना नहीं चाहते। उनको लगता है मर्दानगी खत्म हो जाएगी। मैं अगर थोड़ा और खुल के कहूँ तो उनको लगता है कि वो बाजार के सांड की तरह नहीं घूम सकेंगे खुले नसबंदी ऑपरेशन के बाद, जबकि गलत है ये सोच। उस ऑपरेशन से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरी मेडिकल जानकारी के आधार पर इस बात को कह रहा हूँ, उस ऑपरेशन से इन मर्दों की जो कुछ भी उनकी मर्दानगी की धारणा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं कराते हैं। आसान सा ऑपरेशन नहीं कराते हैं, महिला को एक जटिल ऑपरेशन में झोंकते हैं, और नहीं होगा तो 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे पैदा कर लेते हैं। धोना महिला को है, इसी में से चौथा, पांचवा, छठवां पैदा करते गुजर भी जाती है कई बार वो। हमको सोचने की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ तो कुछ दूसरे अफ्रीका के देशों की भयानक हालत के बारे में कह रहा है। हमको अपने देश में, अपने समाज में, अपने आसपास देखने की ज़रूरत है कि क्या महिलाओं को बराबरी का इलाज मिल रहा है, बराबरी का खान पान मिल रहा है, बराबरी का दर्जा मिल रहा है। आप नसबंदी पूछ के देख लीजिए। आपके आसपास जितने बालिग लोग होंगे, जिनके बच्चे पैदा होना कई कारणों से बंद हो गए होंगे, उनसे पूछिएगा तुमने नसबंदी कराई है क्या? आदमी से पूछिएगा, जवाब मिलेगा नहीं मेरी वाइफ ने कराई है। तुमने क्यों नहीं कराई? पूछ के देखिएगा जरा किसी को, आपको क्या जवाब मिलता है। आज का मेरा मकसद इतना ही है कि औरत और मर्द के बीच में इलाज की संभावना, इलाज की ज़रूरत, इलाज की गुंजाइश, इन सब में जो फ़र्क है बहुत बड़ा, उस फ़र्क को देखिए और फिर उस औरत को देखिए। वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर फिर भेदभाव झेलती है। हर किस्म का भेदभाव जाकर औरत पे ख़त्म होता है, हर किस्म का भेदभाव जाकर औरत पे ख़त्म होता है। दुनिया का सबसे विकसित और सबसे संपन्न और ताकतवर देश अमेरिका, वहाँ पर एक महिला अगर चाहे तो आज शायद आधे अमेरिका में या उससे ज़्यादा अमेरिका में एक अवांछित गर्भ का गर्भपात नहीं करवा सकती।
चाहे बलात्कार से वो उसको गर्भ हो गया हो, उसका भी नहीं करवा सकती। कानून बन गया है वहाँ। वहाँ दकियानूसी कंजर्वेटिव ऐसे जजों की वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में भरमार हो गई है। जो पिछले राष्ट्रपति थे वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, उनको मौका मिला नए नए जज नियुक्त करने का, कुर्सियाँ खाली होती गईं, गुजर गए कुछ, तो एक दकियानूसी संकीर्णतावादी कंजर्वेटिव राष्ट्रपति, उसके मनोनीत किए हुए ऐसे जज भर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने महिला से उसके बदन के ऊपर हक छीन लिया। अब महिला चाहे तो गर्भपात नहीं करवा सकती वहाँ। ये कानून बन गया है, नया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे कैसे निपटे, इस फैसले का क्या मुकाबला करें। ये वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है राष्ट्रपति चुनाव में कि महिला की देह पर किसका हक होना चाहिए, उस महिला का होना चाहिए या सरकार और अदालत का होना चाहिए। मैं इसके बारे में सोच रहा था अभी 10-15 मिनट पहले पढ़ते हुए, तो मुझको एक शब्द सूझा, देह पर दंगल। महिला की देह पर दंगल हो रहा है। अफगानिस्तान में देखें तो तालिबान जो है महिला की देह पर दंगल कर रहे हैं कि महिला को पढ़ने का हक नहीं मिलेगा। आप हिंदुस्तान देखें तो महिला की देह पर दंगल हो रहा है कि वो हिजाब बांधे कि ना बांधे, स्कार्फ बांधे कि ना बांधे स्कूल कॉलेज में, इस पे दंगल हो रहा है। वो जीन्स पहने कि ना पहने, इस पे दंगल हो रहा है। वो घूंघट निकाले कि ना निकाले, इस पे दंगल हो रहा है। कोई लड़की अपने मन से मोहब्बत कर दे, ये मैं यूपी का एक समाचार देख रहा था, मुस्लिम समाज की लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी। उस लड़की की माँ को और भाई को दिक्कत नहीं थी, घर के 2 चाचाओं ने उसको पीट पीट कर मार डाला। न केवल पीट पीट कर मार दिया बल्कि उसको रस्सी पे भी टांग दिया बताने के लिए कि ये खुदकुशी की है इसने। बाद में उजागर हो गया पूरा मामला। एक औरत की देह पे कितने लोगों का हक रहे उसके अलावा, सभी का, पिता का, पति का, पुत्र का, सरकार का, कानून का, अदालत का, पुलिस का, सबका हक है उसके देह पर। उसका खुद का कोई हक नहीं है। हिंदुस्तान कितने 1000 साल पुराने, कितने 100 साल पुराने, याद है ना आपको, जो दस्तावेज हैं कुछ एक यहाँ पर, जिनके आधार पर चल रहा है हिंदुस्तान। कई अदालतें उसका हवाला देती हैं। उस किताब में ऐसा लिखा गया है। मैं बहस को ज़्यादा मोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में देह जो है औरत की, उसके ऊपर दंगल हो रहा है सब जगह। कहीं पे उसको प्रॉस्टिट्यूशन में लगा दिया जा रहा है, वेश्यावृत्ति में। कहीं पे लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। कहीं उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कहीं उसको मोबाइल नहीं रखने दिया जा रहा है। मुझको लगता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष, यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती एक औरत की देह है कि कहीं आगे न निकल जाए। जो अमेरिका हिंदुस्तानी मूल की सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में भेज चुका है, वो अमेरिका आज अपनी ही महिलाओं की देह के ऊपर दंगल कर रहा है कि वहाँ पर गर्भपात न करवा सके। वो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है कोई गर्भपात नहीं होगा। 50 साल पहले के फैसले को पलट दिया उसने। सोच के देखिएगा कि औरत की देह पर कितने लोग हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक हक जमाने की बात है कि उसको बराबरी का इलाज मुहैया न कराना। चलिए, सोचने के लिए मैंने काफ़ी कुछ सामान आपके पास छोड़ा है। आप घर परिवार, अड़ोस पड़ोस, यार दोस्त में पूछिएगा, पता लगाइएगा कि कितनों के घर में औरत ने नसबंदी कराई है, कितनों में आदमियों ने कराई है। ज़रा पूछ के देखिएगा। बाकी बात तो शायद आपको लोग आसानी से न बताएं कि औरत का इलाज नहीं होता है ठीक से। मुझको मालूम है, मैंने जितनी जगह पूछा है, औरत का इलाज सबसे आखिरी की प्राथमिकता रहती है। इस गैर बराबरी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बार बार इस मुद्दे को उठाता हूँ। मेरा वीडिटोरियल अगर आपको अच्छा लगता है
तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, जो भी आपका सोचना हो। आपके भीतर अगर एक खूंखार, हिंसक और बेइंसाफ मर्द भी अगर है, आप लिखिएगा, वहाँ पे अपने नाम से लिखना है आपको टिप्पणी। और चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको यह है कि अपने घर में अपने बच्चों के सामने अपने परिवार की किसी भी महिला का अपमान अगर आज करेंगे, और आज अगर आपके बच्चे उस अपमान का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो ये जान लीजिए आने वाली दुनिया इन बच्चों को अधिक जागरूक बनाएगी। उस दिन उनको याद आएगा कि मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ ये बदसलूकी की थी। उस दिन जाके मर्दों की इज्जत गिर जाएगी उनके अपने बच्चों की नज़र में। घर की किसी भी महिला से, कामकाजी किसी महिला से, आपके घर में कोई महिला काम करती है उससे, दफ्तर में काम करती है उससे, कभी बदसलूकी मत कीजिए, कभी बदतमीजी मत कीजिए, कभी उसको हिकारत से मत देखिए। लड़के और लड़की में फ़र्क मत कीजिए, औरत और आदमी में फ़र्क मत कीजिए, वरना आपके बच्चे अगर जागरूक हो जाएंगे तो उनको शर्मिंदगी रहेगी कि हमारा बाप बेइंसाफ था। क्या आप चाहेंगे अपने बच्चों के सामने ऐसा नीचा दिखना कभी आगे जाकर? सोच के देखिएगा।